महर्षि महेश योगी, आध्यात्मिक उड़ान सिखाने वाला गुरु। बरसों पहले भारत के एक महर्षि ने दावा किया था कि वो आध्यात्म से लोगों को हवा में उड़ा सकते हैं। महर्षि ने इसको नाम दिया TM सिद्धि प्रोग्राम। सिद्धि का मतलब है सुपर पावर। महर्षि के शिष्यों ने अमेरिका फेयरफील्ड में बाकायदा विज्ञापन निकाला कि इस प्रोग्राम से आप में हाथी की ताकत आ जाएगी, या आप अदृश्य होने की शक्ति हासिल कर लेंगे, या आप हवा में उड़ने लगेंगे। इस योगिक उड़ान को सिखाने के लिए हजारों डॉलर्स की फीस रखी गई। विदेशी भक्त आध्यात्मिक उड़ान के लिए बेताब थे। खूब पैसा बरसा, लेकिन कोई नहीं उड़ पाया। 1986 में एक आदमी ने योगी पर मुकदमा ठोक दिया। उसके पास 40 ऐसे लोगों की लिस्ट थी जिन्होंने या तो खुदकुशी कर ली थी या अपनी खिड़की से कूद गए थे, क्योंकि उनको यकीन था कि वो उड़ सकते थे। क्या महर्षि उड़ सकते थे? क्या किसी ने उन्हें उड़ते हुए देखा था? उनके कुछ अनुयायियों को भरोसा था कि वो उड़ सकते हैं, लेकिन किसी ने भी उन्हें ऐसा करते हुए देखने का दावा नहीं किया। इन महर्षि का नाम था महर्षि महेश योगी। वेद व्यास, वाल्मीकि, पतंजलि और रमण, इन चारों में एक बात कॉमन थी। ये चारों ही भारत के विद्वान थे, लेकिन इसके अलावा एक और चीज थी जो इनको एक सूत्र में बांधती है, और वो एक शब्द था, महर्षि। महर्षि एक ऐसी उपाधि है जो प्राचीन भारत में संतों द्वारा दी जाती थी। ये उपाधि एक और विद्वान को दी गई थी जो इन चारों के मुकाबले थोड़े नए जमाने के थे। वो एक छोटे से कद के व्यक्ति थे जिन्होंने पश्चिमी जगत को हिला डाला और कईयों का जीवन बदल डाला। उनसे बेहद प्रभावित हुए ऐसे लोगों में 60 के दशक का मशहूर इंग्लिश म्यूजिक बैंड बीटल्स भी था। महर्षि महेश योगी ने न सिर्फ कई मशहूर सेलिब्रिटीज के गुरु के रूप में प्रसिद्धि पाई, बल्कि उन्होंने अकेले अपने दम पर पश्चिम के रहने वालों पर गहरा असर भी डाला। इतना गहरा कि यह आसानी से कहा जा सकता है कि पश्चिम में योग और ध्यान का चलन जो लंबे अरसे तक रहा, उसके पीछे इसी एक व्यक्ति का हाथ था। वो व्यक्ति जो 1918 में ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत में एक कायस्थ परिवार में पैदा हुए, उनका नाम था महेश प्रसाद वर्मा। उनके परिवार या बचपन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, क्योंकि भारत के ज्यादातर सन्यासी अपना परिवार और भौतिक जीवन त्याग दिया करते हैं। उनकी पैदाइश के बारे में अलग अलग जानकारियां उपलब्ध हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में मौजूद एक शोक संदेश कहता है कि जन्म के वक्त उनका नाम महेश श्रीवास्तव था। वहीं लेखक पॉल मेसन और विलियम जेफरसन कहते हैं कि उनका जन्म 12 जनवरी 1917 को ब्रिटिश इंडिया के मध्य प्रांत के जबलपुर शहर में हुआ, जो आज की तारीख में मध्य प्रदेश में पड़ता है। जिस कायस्थ जाति में उनका जन्म हुआ, उसका मेन प्रोफेशन लिखाई पढ़ाई माना जाता था और उन्हें ऊंची जाति का दर्जा प्राप्त था। 1942 में महेश ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उन्होंने जबलपुर की एक गन कैरेज फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। अपनी इसी नौकरी के दौरान ही महेश एक भारतीय गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती की ओर आकर्षित हुए। महेश उन्हें गुरुदेव कहा करते। ब्रह्मानंद भारतीय धार्मिक परंपरा की उस विचारधारा से आते थे जिसे अद्वैत वेदांत कहा जाता था।
इसके प्रमुख प्रस्तावक 8वीं शताब्दी के विचारक शंकराचार्य थे। ब्रह्मानंद सरस्वती ने महेश को शिष्य बनाने से पहले उनसे अपनी पढ़ाई पूरी करने और माता पिता से इजाजत लेने की सलाह दी। महेश ने दोनों काम किए और उसके बाद गुरुदेव की छत्र छाया में 13 साल तक ट्रेनिंग ली। उन्होंने अपना नाम भी बदलकर बाल ब्रह्मचारी महेश रख लिया था। अपने गुरु द्वारा प्रोत्साहित किए जाने के बाद महेश ने उनकी शिक्षाओं के प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला कर लिया। महेश को अपने गुरु के विचारों को आत्मसात करने में 2.5 साल का वक्त लगा। उन्होंने इस एकाकार होने के एहसास को अद्वितीय बताया। अपने गुरु के सर्वोत्तम शिष्य के रूप में वो चमकते रहे। उन्हें ब्रह्मानंद सरस्वती के आध्यात्मिक ज्ञान का सबसे समर्पित शिष्य समझा जाने लगा था। महर्षि ने कहा था कि उनका असली जन्म 1940 में हुआ, जब उन्होंने गहरे ध्यान का राज सीख लिया। जल्द ही उन्हें गुरुदेव का पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। अक्सर उन्हें वैदिक विषयों पर स्पीच देने के लिए भी आमंत्रित किया जाता। गुरुदेव ने अपने आखिरी दिनों में महर्षि को एक जिम्मेदारी सौंपी, वो ये कि वो यात्राएं करें और बड़ी संख्या में लोगों को योग सिखाएं। देखा जाए तो महेश को गुरुदेव का उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार में पैदा नहीं हुए थे। उनकी जगह स्वामी शतानंद सरस्वती को उत्तराधिकारी बनाया गया। इसी वजह से अपने गुरु के देहांत के बाद महेश उत्तराखंड के उत्तरकाशी चले गए और हिमालय में 2 साल तक एकांत जीवन जीते रहे। 1955 में महेश ने अपने गुरु का दिया कार्य पूरा करने के लिए उत्तरकाशी छोड़कर कूच किया। उन्होंने लोगों को पारंपरिक योग सिखाना शुरू किया, जो उन्होंने ब्रह्मानंद सरस्वती से सीखा था। उन्होंने बाद में इसका नाम पारलौकिक ध्यान रखा। इसी के बाद उनके अनुयायियों ने उन्हें महर्षि की उपाधि दी, जिसे बाद में पश्चिम ने एक नाम की तरह माना। पारलौकिक ध्यान एक मेडिटेशन टेक्निक है जिसमें खामोशी से मंत्र उच्चारित किए जाते हैं। इसे रोजाना 2 बार 15 से 20 मिनट के लिए करना होता है। इसे सर्टिफाइड शिक्षकों द्वारा एक स्टैंडर्ड कोर्स के तौर पर सिखाया जाता है। इसकी फीस होती है, जो अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। दुनिया भर में लाखों लोग इस मेडिटेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और इसको लेकर सैकड़ों बार रिसर्च भी हुई है। महर्षि महेश योगी ने एक बार कहा था, मंत्र उच्चारण एक विशिष्ट विचार है जो हमें सूट करता है। एक अलौकिक ध्वनि जो हमें प्रशिक्षित शिक्षक से प्राप्त होती है। इस मंत्र की सहायता से साधक उस ध्वनि में समाहित विचार का अनुभव करता है और उस विचार को सूक्ष्मतम अवस्था तक ले जाने की कोशिश करता है, ताकि उसके सभी पहलुओं का अनुभव कर सके। जब तक कि उस विचार के मूल तक नहीं पहुंचा जाता और सचेत मन अस्तित्व की पारलौकिक अवस्था में नहीं पहुंच जाता। पारलौकिक ध्यान को इंग्लिश में TM टेक्निक यानी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन टेक्निक कहा जाता है। इसे इस्तेमाल करके शरीर और मन को प्राकृतिक रूप से शांत किया जा सकता है। ये टेक्निक हमारे नर्वस सिस्टम को एक गहरे आराम की अवस्था में पहुंचाती है। इसके साधक बताते हैं
कि जैसे जैसे आप अपने अंतर मन में गहरे उतरना शुरू कर देते हैं, वैसे वैसे आप जीवन की छोटी मोटी समस्याओं की चिंता करना छोड़ देते हैं। यही वजह है कि ये टेक्निक ब्लड प्रेशर, इम्यून सिस्टम, खान पान की आदतें, रात की अच्छी नींद वगैरह जैसी चीजों पर पॉजिटिव असर डालती है। इसके साधक जोर देकर कहते हैं कि ये टेक्निक आपको शांति देने के अलावा आपके मस्तिष्क को और खोल देती है। इस टेक्निक के सहारे आर्टिस्ट और ज्यादा क्रिएटिव हो गए, स्टूडेंट्स ज्यादा समझदार और काबिल बन गए, बिजनेस जगत के लोगों ने बेहतर निर्णय लिए और खिलाड़ी अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंच गए। इस प्रक्रिया में कुछ भी रहस्यमय, धार्मिक या जादुई नहीं है। बस इतना है कि मौका मिलने पर हमारा दिमाग खुद को प्रकट करना शुरू कर देता है। कई मशहूर हस्तियों ने बताया है कि कैसे इस टेक्निक से उनके जीवन में भारी बदलाव आए। इनमें से कुछ नाम हैं ऑस्कर विनिंग एक्टर टॉम हैंक्स, ह्यू जैकमैन, जेनिफर एनिस्टन, डायरेक्टर डेविड लिंच, मशहूर टॉक शो होस्टेस एलन डीजेनरेस और ओपरा विनफ्रे। अगले 2 सालों तक महर्षि महेश योगी ने पूरे भारत की यात्राएं की। भारत की हिंदू जनता को पारलौकिक ध्यान के बारे में बताते रहे। शुरुआत में उन्होंने इसे आध्यात्मिक विकास आंदोलन कहकर पुकारा। बाद में उन्होंने इसका नाम आध्यात्मिक उत्थान आंदोलन कर दिया। आध्यात्मिक उत्थान आंदोलन लोगों तक पारलौकिक ध्यान की मदद से शांति और खुशियां पहुंचाने के लिए समर्पित था। महर्षि महेश योगी ने पारलौकिक ध्यान की एक सिंपल टेक्निक विकसित की, जिसे हर सामान्य आदमी, भले ही वो किसी भी जाति, पंथ, वर्ग या संप्रदाय का हो, आसानी से कर सकता था। इसके सहारे वो चेतना के गहरे स्तर तक पहुंच सकता है। इस विश्वव्यापी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या में पारलौकिक ध्यान की एक सरल प्रणाली को शामिल करके व्यक्तिगत चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना के स्तर तक उठाना था, ताकि व्यक्ति दुनिया का एक उपयोगी नागरिक बन सके। 1957 में महर्षि ने मद्रास से अपना मिशन शुरू किया, जिसका मकसद उनके शब्दों में मानव पीड़ा को कम करके धरती पर स्वर्ग बनाना था। महर्षि के अनुसार सुख की खोज में दिन में 2 बार ध्यान करना शामिल है, और ये ध्यान एक बार में कम से कम 20 मिनट होना चाहिए। ध्यान ने लोगों को अपना मन स्थिर करने और अपने अपने अंदर देखने की इजाजत दी। ऐसा करते वक्त थकान और तनाव गायब हो गए और उनकी जगह सुख की भावना ने ले ली। महर्षि का मानना था कि ध्यान करना एक महान उपचार साबित हो सकता है। एक इंटरव्यू में पारलौकिक ध्यान की शक्ति को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, पारलौकिक ध्यान करने वाले लोगों के साथ किए गए वैज्ञानिक प्रयोग संकेत देते हैं कि ये जीवन के सभी क्षेत्रों में सहजता लाता है। ये तनाव को कम करता है, स्वास्थ्य में सुधार करता है, मानसिक क्षमता को समृद्ध करता है, व्यक्तिगत संबंधों को दृढ़ करता है और नौकरी में संतुष्टि और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। उनका मानना था कि टीएम के फायदे शरीर के बाहर आसपास के समुदाय में फैल जाते हैं। पारलौकिक ध्यान करने वालों का समूह समाज पर बेहद सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ये सामाजिक और राजनीतिक मतभेदों को दूर कर सकता है, यहां तक कि क्राइम रेट को भी घटा सकता है।
ये एक समाजव्यापी विचार था जिसे उन्होंने दुनिया भर में फैलाने का इरादा किया और 1958 में मद्रास के एक सार्वजनिक भाषण में इसकी घोषणा कर दी। इस घोषणा के तुरंत बाद सामने आया कि पारलौकिक ध्यान सीखने के लिए सैकड़ों लोग उत्सुक थे। 1959 में महर्षि महेश योगी ने अपना पहला वर्ल्ड टूर किया। उनके दिमाग में एक बात साफ थी कि वो ऐसा कुछ जानते हैं जो हर इंसान के लिए उपयोगी है और वो इसे दुनिया भर में बांटना चाहते हैं। महर्षि का पहला ग्लोबल टूर रंगून में शुरू हुआ। उन्होंने अपनी सभाएं थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग और हवाई जैसे देशों में जारी रखी। 1959 में हवाई के अखबार दी होनोलुलु स्टार बुलेटिन ने कहा, ये आदमी भारत से आया है, इसके पास पैसे नहीं हैं, ये कुछ भी नहीं मांगता है, उसके पास महज इतनी संपत्ति है कि उसे एक हाथ में ले जाया जा सकता है। उसके पास एक संदेश है जो कहता है कि दुनिया को सभी दुखों और असंतोषों से छुटकारा दिलाएगा। महर्षि ने होनोलुलु में लोगों को पारलौकिक ध्यान सिखाया और वहां से सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, बॉस्टन, न्यूयॉर्क होते हुए पूरे अमेरिका में आध्यात्मिक उत्थान आंदोलन स्थापित किया। वो लंदन भी गए, जहां उन्होंने पूरी दुनिया में पारलौकिक ध्यान का प्रचार करने की 3 साल की योजना विकसित की। अमेरिका में पारलौकिक ध्यान की लोकप्रियता बड़ी तेजी से बढ़ी। कई सारे लोग, जिनमें 60 और 70 के दशक के सेलिब्रिटीज भी शामिल थे, इसकी ओर आकर्षित हुए। द बीच बॉयज, गायक गीतकार डोनोवन फिलिप्स लीच, डायरेक्टर्स क्लिंट ईस्टवुड और डेविड लिंच, कॉमेडियन एंडी कॉफमैन, जादूगर डग हेनिंग जैसे मशहूर लोग महर्षि के शिष्य बने। अमेरिका में आध्यात्मिक उत्थान आंदोलन को लोकप्रिय कराने के बाद महर्षि महेश ने अपनी शिक्षाओं को विस्तार देने के लिए यूरोप की यात्रा की। महर्षि महेश योगी ने विचारों का जो आकर्षक चित्रण किया, वो इस तथ्य को रेखांकित करता है कि भले ही मनुष्य जीवन की शुरुआत से ही इस बारे में सोचता आया हो, लेकिन वो अब तक नहीं जान पाया है कि विचार उत्पन्न कहां होता है। वे कहते थे, विचार चेतना की गहराई से शुरू होता है, जैसे एक झील की तलहटी से हवा का बुलबुला आकार लेता है। हवा का ये बुलबुला पानी की सतह पर पहुंचकर उभरने लगता है। आखिरकार ये फट जाता है और बुलबुले के रूप में सराहा जाता है। उसी तरह एक विचार चेतना के गहरे स्तर पर शुरू होता है, जिसे आधुनिक मनोविज्ञान अवचेतन मन का नाम देता है। जैसे ही एक निराकार धुंध सा एक विचार उठता है, वो किसी बड़ी और ठोस चीज में बदलकर चेतना के स्तर तक जा पहुंचता है। हम उसे विचार के रूप में जानने लगते हैं। पारलौकिक ध्यान में हम इस विचार को सोच के कई स्तरों पर अनुभव करते हैं। सामान्य सोच के स्तर पर, साथ ही सचेत सोच के स्तर पर, और तब तक इसकी सराहना करते हैं जब तक कि चेतन मन विचार के स्रोत तक पहुंच नहीं जाता, जिससे चेतन मन का विस्तार होता है। चेतन मन अवचेतन मन की गहराई का पता लगाता है और पूरा अवचेतन मन चेतन मन में समाहित हो जाता है। इसे ही उन्होंने चेतन मन का विस्तार कहा और कहा कि ये किसी की मानसिक क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य अपने मस्तिष्क की क्षमता का बहुत छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल करता है।
कहते हैं कि पारलौकिक ध्यान की मदद से मनुष्य अपने दिमाग को उसकी पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल कर सकता है। महर्षि ने ऐसे ही समाज की कल्पना की थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महर्षि योगी ने सैन फ्रांसिस्को और लंदन में अपनी शिक्षाओं के प्रचार के लिए इंटरनेशनल मेडिटेशन सोसाइटी की शुरुआत की। उनके अगले कुछ साल सार्वजनिक सभाओं को समर्पित रहे। वो वर्ल्ड टूर्स करते रहे, या उनके अपने शब्दों में कहें तो वे अपने गुरु की शिक्षाओं से पूरी दुनिया को प्रबुद्ध करते रहे। 1960 और 1961 में भी महर्षि ने अपना विश्व अभियान जारी रखा। भारत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, नेदरलैंड्स, इटली, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, केन्या और कनाडा के कई शहरों में यात्राएं की। अप्रैल 1961 में उन्होंने भारत के ऋषिकेश में अपना पहला पारलौकिक ध्यान टीचर ट्रेनिंग कोर्स आयोजित किया। इसमें 60 प्रतिभागी थे। इस कोर्स के दौरान महर्षि ने मानवीय क्षमताओं की अतिरिक्त जानकारियों से लोगों को परिचित कराया और साथ ही भगवद गीता के पहले 6 अध्यायों का अनुवाद लिखना शुरू किया। उनके 1962 वाले वर्ल्ड टूर में यूरोप, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्राएं शामिल थीं। 20 अप्रैल 1962 को भारत के ऋषिकेश में साधुओं, सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के लिए एक 40 दिन का कोर्स चलाया गया, ताकि इन आध्यात्मिक गुरुओं और धार्मिक पुजारियों का पारलौकिक ध्यान से परिचय कराया जा सके। उस साल के अंत तक उन्होंने अपनी किताब द साइंस ऑफ बीइंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग को डिक्टेट करना शुरू कर दिया। पहली बार 1963 में छपी इस किताब की अब तक सिर्फ अमेरिका में ही 11 लाख के करीब प्रतियां बिक चुकी हैं। फरवरी 1967 में पेटी बॉयड नाम की एक महिला ने पारलौकिक ध्यान का एक सेशन अटेंड किया। पेटी उस समय एक महान ब्रिटिश बैंड द बीटल्स के लीड गिटारिस्ट जॉर्ज हैरिसन की पत्नी थी। उनकी इस प्रक्रिया में गहरी दिलचस्पी जाग गई। उन्होंने इसके बारे में अपने पति को बताया, जो उस वक्त भारतीय संस्कृति में दिलचस्पी ले रहे थे। उन्होंने 1965 में आए एल्बम रबर सोल में सितार बजाया था और सितंबर 1966 में इस वाद्य यंत्र के अध्ययन के लिए पंडित रविशंकर के साथ भारत यात्रा की थी। 1967 में महर्षि की द बीटल्स से मुलाकात हुई। तब तक उन्होंने पश्चिम में लगभग दशक भर का समय बिता लिया था। तब तक वो पश्चिम के लोगों को समझ चुके थे और जानते थे कि अपना संदेश उनके सामने कैसे पेश करना है। वो पहले ही अमेरिकन्स के साथ वक्त गुजार चुके थे और उनके कुछ अनुयायी हॉलीवुड की मशहूर हस्तियां थीं। लेकिन रॉक स्टार्स, और वो भी ब्रिटिश रॉक स्टार्स के बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। हालांकि उन्हें इस बात का एहसास जरूर था कि द बीटल्स को अपने पाले में लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। संयोग से महर्षि की यूके यात्रा और बीटल्स का 1967 का इवेंट समर ऑफ लव एक ही वक्त पड़ा। द बीटल्स ने इस छोटे से कद के भूरे आदमी को दिलचस्पी से देखा, जिसकी आवाज कर्कश थी, जो लगातार हंस रहा था और बेहद उत्सुक था। लंदन के हिल्टन होटल के बॉलरूम में जब उन्होंने महर्षि का व्याख्यान अटेंड किया, वो पहली पंक्ति में बैठे थे। बाद में महर्षि ने द बीटल्स को आमंत्रित किया और 1-on-1 सेशन में अपनी फिलॉसफी समझाई, एक फूल की एनोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कि कैसे उसकी जड़ें जमीन से जुड़ी होती हैं, एक तना होता है और फिर खूबसूरत सिर होता है।
उन्होंने उनसे कहा कि वो अपने आप को फूल का सिर समझें, जो निर्माण की दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति होती है। उन्होंने बताया कि तने के माध्यम से बहने वाला रस फूल की ऊर्जा का स्रोत था। ये भी समझाया कि कैसे मिट्टी में मौजूद पानी और अन्य पोषक तत्व धरती में छिपे अच्छाई के भंडार से फूल के सिर का निर्माण करते हैं। सफेद सूती कपड़े पहने इस आदमी ने बीटल्स को तुरंत आकर्षित किया। उन्होंने बीटल्स से जीसस की, बुद्ध की, ईश्वर की, शाश्वत सुख शांति की, मोक्ष तक पहुंचने की प्रक्रिया पर बातें की। संक्षेप में उनकी सेल्स पिच ये थी कि अगर पारलौकिक ध्यान दिन में 2 बार किया जाता है तो आदमी जो भी काम कर रहा हो उसमें ज्यादा खुशी महसूस करेगा। उन्होंने अपनी बात ये कहते हुए खत्म की, स्वर्ग का राज्य बिजली की तरह है। आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन ये आपके भीतर है। बीटल्स को इसी की तलाश थी। 24 अगस्त 1967 को बीटल्स के जिन 4 सदस्यों ने महर्षि का व्याख्यान सुना था, उन्हें महर्षि ने पारलौकिक ध्यान का एक कोर्स अटेंड करने के लिए आमंत्रित किया। बावजूद इसके कि उस वक्त उनका एल्बम बिक्री के लिहाज से शीर्ष पर था और उनका गाना धूम मचा रहा था, बीटल्स ग्रुप ने यह कोर्स अटेंड करने का फैसला किया। उन्होंने अपने मैनेजर ब्रायन एप्स्टीन से भी ज्वाइन करने की गुजारिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। पॉल मैककार्टनी ने बीटल्स की महर्षि के साथ मुठभेड़ के बाद जो कहा था वो रोचक है। पॉल कहते हैं, हम जब बच्चे थे तब हमने महर्षि को उत्तरी अमेरिका की ओर देखा था। वो ग्रेनाडा के करंट अफेयर्स शो पीपल एंड प्लेसेस प्रोग्राम में रेगुलर दिखाई पड़ते थे। हम सब आपस में बात करते, अरे क्या तुमने कल रात उस पागल आदमी को देखा? बेसिकली हम सब उनके बारे में जानते थे। वो छोटे से कद का आदमी था जो दुनिया को ठीक करने के लिए उसके 7 बार चक्कर लगाने वाला था। वो ट्रेन से बंगोर गए, जिसकी वजह से वो इवेंट मीडिया सर्कस में बदल गया। महर्षि ने बीटल्स ग्रुप से कहा, आपने अपने नाम के इर्द गिर्द एक जादुई हवा क्रिएट कर ली है। अब आप लोगों को उस जादू का प्रभावी इस्तेमाल उन पीढ़ियों पर करना है जो आपकी तरफ उम्मीदों से देखती है। 27 अगस्त 1967 को बीटल्स के मैनेजर ब्रायन की ड्रग के ओवरडोज से मृत्यु हो गई। महर्षि ने बीटल्स को सांत्वना दी और उन्हें सकारात्मक सोच रखने के लिए कहा। जॉन लेनन ने कहा, हम उनसे प्यार करते थे और वो हम में से ही एक थे। महर्षि का सिखाया ध्यान आपको ऐसी ही स्थितियों में मजबूती से जमे रहने का हौसला देता है। भले ही हमें उनसे मिले थोड़ा सा ही अरसा हुआ था, हमने वो मजबूती महसूस की। पारलौकिक ध्यान की बातों ने हमें उस दुख की घड़ी में बेहतर ढंग से सामर्थ्य दिया। आप दुखी नहीं होते जब एक बच्चा किशोर बनता है या एक किशोर युवा बनता है या फिर एक युवा बुढ़ापे में कदम रखता है। ब्रायन भी सिर्फ अगले चरण में गया था। फरवरी 1968 में महर्षि ने बीटल्स को अपने ऋषिकेश वाले आश्रम में 3 महीने रहने के लिए आमंत्रित किया। यह आश्रम दिल्ली से 150 मील की दूरी पर है। बीटल्स पूरी संजीदगी के साथ अपने आध्यात्मिक विकास का पता लगाना चाहते थे, लेकिन महर्षि की शिक्षाओं को, पारलौकिक ध्यान को और पूरब के दर्शन को समझने के लिए प्रेस राजी नहीं था, या यूं कहिए तैयार नहीं था। मीडिया द्वारा बकवास घोषित की गई चीज में दिलचस्पी लेने के लिए बीटल्स की खूब आलोचना हुई।
रिंगो स्टार के अंकल ने भी उन्हें सावधान रहने की सलाह दी। उन्हें लगता था कि ये भारतीय गुरु उनके पैसों की फिराक में है। बावजूद इन सभी विवादों के उनका आश्रम प्रवास बहुत अच्छा था। रोजाना के ध्यान ने उनकी बहुत मदद की, खासतौर से जॉन लेनन की, जो ड्रग्स के चंगुल से पूरी तरह छुटकारा पा गए। बीटल्स के 3 गीतकार और समृद्ध हो गए। उनकी कुछ रचनाएं आश्रम में सिखाई चीजों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे पॉल मकार्टनी का लिखा गाना मदर नेचर्स सन। हालांकि कुछ मुश्किलें भी आईं। लेनन ने महर्षि की शिक्षाओं को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था, जैसे कि रोज का ध्यान सत्र जो अहंकार मिटाने के लिए बनाया गया था। रिंगो को खान पान से दिक्कत थी और उनकी पत्नी मॉरीन को मच्छरों से परेशानी हुई। इन वजहों से ये लोग जल्दी घर चले गए। पॉल और उनकी गर्लफ्रेंड जेन अशर 10 हफ्तों के बाद गए। जॉन ने अपने दोस्त साइंटिस्ट एलेक्सिस मर्डास को बुलावा भेजा। किन्हीं वजहों से एलेक्सिस महर्षि का बीटल्स पर प्रभाव होना नापसंद करते थे। उनका मानना था कि एक आध्यात्मिक गुरु को दुनियावी मामलों की कुछ ज्यादा ही चिंता थी। बीटल्स ऐसे लोगों से बहुत नफरत करते थे जो उनके फेमस होने का फायदा उठाया करते थे। सो जब महर्षि ने उनसे आध्यात्मिक उत्थान आंदोलन के लिए एक फिल्म में हिस्सा लेने और अपने साथ यात्राएं करने को कहा, तो उन्हें महर्षि को कंट्रोल करने के लिए कहना पड़ा। नतीजतन महर्षि ने अमेरिका का टूर बीटल्स की जगह बीच बॉयज के साथ शुरू किया। हालांकि पॉल मकार्टनी ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी थी। नतीजा ये निकला कि टूर डिजास्टर साबित हुआ। यह कहना गलत ना होगा कि उस दौरान महर्षि के मकसद पर सवाल खड़े हुए। बीटल्स के साथ उनका ब्रेकअप महज वक्त की बात थी। और भी कुछ खराब चीजें हुई। अमेरिका की मशहूर एक्ट्रेस मिया फरो उस वक्त महर्षि के आश्रम में थी। वो फ्रैंक सिनाट्रा के साथ अपनी टूट चुकी शादी का गम गलत करने यहां आई थीं। उनके साथ उनकी बहन प्रूडेंस भी थी। कहा जाता है कि महर्षि ने एक्ट्रेस पर डोरे डाले। हुआ चाहे जो हो, जॉन और जॉर्ज दोनों ने महर्षि को बताया कि वो लोग वापस जा रहे हैं। बाद में जॉन ने महर्षि का मजाक उड़ाते हुए एक गाना भी लिखा, जिसमें उन्हें सेक्सी सैडी कहकर बुलाया गया। गाने के बोल थे, सेक्सी सैडी, व्हाट हैव यू डन? यू मेड अ फूल ऑफ एवरीवन। भले ही यह कहा जाता हो कि भारत यात्रा ने बीटल्स के मन में सद्भाव की जगह दुर्भाव ही पैदा किया, लेकिन तथ्य यह है कि बैंड में टेंशन पैदा होने की और भी बहुत सी वजहें थीं। जैसे जॉन लेनन का जापानी आर्टिस्ट योको ओनो के प्रति प्रेम, जो बाद में उनके ऑल्टरनेट आध्यात्मिक गुरु बने। महर्षि को कभी वो कमाई नहीं हो पाई जिसकी उन्होंने बीटल्स से जुड़ने के बाद उम्मीद की थी। हालांकि उनकी सेलिब्रिटी फॉलोइंग 70 के दशक में बरकरार रही। उन्होंने दुनिया भर में पारलौकिक ध्यान सेंटर्स स्थापित किए, जिनमें से कई सारे यूके और यूएस में थे। फेयरफील्ड आयोवा में एक यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की। बाद के सालों में उन्होंने योगिक उड़ान में दिलचस्पी लेनी शुरू की। ये एक ऐसी टेक्निक है जो साधक को हवा में तैरने में मदद करती है। इस बात ने 1992 में एक राजनीतिक शाखा की नींव भी रखी, द नेचुरल लॉ पार्टी। द नेचुरल लॉ पार्टी पारलौकिक ध्यान और प्रकृति के नियमों पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय पार्टी थी। अपने चरम पर यह पार्टी 74 देशों में एक्टिव थी। पार्टी इस बात की वकालत करती थी कि पारलौकिक ध्यान और सिद्धि प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए समाज की समस्याओं को
कम किया जा सकता है। टीएम सिद्धि प्रोग्राम पर 70 के दशक के उत्तरार्ध में काफी इल्जाम लगे। ऐसा ही एक आरोप क्लेयर हॉफमन ने लगाया। क्लेयर एक साधक की बेटी थी जिसने अपना ज्यादातर बचपन फेयरफील्ड आयोवा की कम्युनिटी में बिताया था। अपनी किताब में क्लेयर लिखती हैं, पारलौकिक ध्यान मूवमेंट के लिए एक बड़ा विवादास्पद समय 70 के दशक के उत्तरार्ध में आया। उस समय तक महर्षि दिन में 2 बार 20 मिनट का पारलौकिक ध्यान करवा रहे थे। फिर उन्होंने टीएम सिद्धि प्रोग्राम नाम की एक चीज शुरू की। सिद्धि का मतलब है सुपर पावर। इसका ऐसा विज्ञापन किया गया कि आप में हाथी की ताकत आ जाएगी, या आप अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त कर लेंगे, या आप हवा में उड़ पाएंगे। लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए हजारों डॉलर्स खर्च कर डाले। फेयरफील्ड में जो लोग ध्यान कर रहे थे उनमें से ज्यादातर का मकसद उड़ना था। इसकी कीमत हजारों डॉलर इसलिए थी क्योंकि महर्षि को लगता था कि अमेरिकन्स तब तक किसी चीज की कदर नहीं करते जब तक वो उसके लिए एक बड़ी रकम खर्च ना कर दें। जो लोग टीएम सिद्धि प्रोग्राम करते थे उन्हें एक खास तरह का पेस्ट रखना पड़ता था। इस पेस्ट की कीमत $150 थी और यौगिक उड़ान सीखने के लिए हजारों डॉलर्स खर्चने पड़ते थे। साथ ही समूह ध्यान के लिए एक विशेष गुंबद में एंट्री के लिए एक बैज लेना पड़ता था। वो बैज $100 का होता था। महर्षि के अनुयायियों का कहना था कि पारलौकिक ध्यान कोई एक रात में उड़ना सीखो मार का पंथ नहीं है। 20 साल से पारलौकिक ध्यान सिखाने वाले एक शिक्षक से जब पूछा गया कि क्या यौगिक उड़ान जैसी चीज सच में होती है और क्या योगी सच में उड़ते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे विश्वास है कि मैं छलांग लगा सकता हूं, लेकिन मुझे यह भी विश्वास है कि अगर लोग समूह बनाकर ऐसा करते हैं तो इसका तत्काल परिणाम विश्व शांति होगी। मुझे इसे करने में बेशुमार खुशी मिलती है। मैं इसे घंटों कर सकता हूं। उनके मुताबिक ये टेक्निक मन और शरीर को तरोताजा करती है। 1986 में इस आंदोलन पर वॉल्टर करिंस्की नाम के एक आदमी ने मुकदमा ठोक दिया। उसके पास 40 ऐसे लोगों की लिस्ट थी जिन्होंने या तो खुदकुशी कर ली थी या अपनी खिड़की से कूद गए थे क्योंकि उनको यकीन था कि वो उड़ सकते थे। क्या महर्षि उड़ सकते थे? क्या किसी ने उन्हें उड़ते हुए देखा था? उनके कुछ अनुयायियों को भरोसा था कि वो उड़ सकते हैं, लेकिन किसी ने भी उन्हें ऐसा करते हुए देखने का दावा नहीं किया। महर्षि जो मानते थे कि लोग उड़ सकते हैं, खुद भी ऊंची उड़ान भर रहे थे। तब तक उन्होंने करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर लिया था। एक तरह का आध्यात्मिक मार्केट जो जड़ी बूटियों से लेकर दवाएं तक सब बेचता था। फिर भी उनकी सल्तनत में सब सही नहीं चल रहा था। उन पर मुकदमे किए जा रहे थे और पंथ को खतरनाक करार दिया जा रहा था। वो जो भी कर रहे थे उसे लेकर लोगों में बेचैनी बढ़ रही थी। आखिरकार महर्षि ने लोगों से मिलना बंद कर दिया। इंटरव्यूज या तो फोन पर होने लगे या वीडियो पर। वो लगातार कहते, मुझे नए लोगों की जरूरत नहीं है क्योंकि नए लोग मेरा वक्त बर्बाद करते हैं। मेरे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। मैं परफेक्ट मनुष्य के निर्माण में बहुत व्यस्त हूं। वो हानि रहित नजर आते। तमाम गुरुओं में वो सबसे ज्यादा मशहूर और अमीर थे। कुछ लोग कह सकते हैं कि उन्होंने लाखों लोगों का दिमाग और पैसा कंट्रोल किया। जल्द ही महर्षि हॉलैंड शिफ्ट हो गए, ये कहते हुए कि वो उनका घर है। एक छोटे से शहर व्लाद रॉक के एक विद्यालय में
उन्होंने अपना हेडक्वार्टर स्थापित किया। महर्षि के एम्पायर के रोजमर्रा के काम एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर बेविन मॉरिस देखते थे। डॉक्टर मॉरिस पारंपरिक डॉक्टर नहीं थे। उन्हें डॉक्टरेट महर्षि द्वारा दी गई थी। महर्षि के पास शिक्षक की औपचारिक क्वालिफिकेशंस नहीं थी, लेकिन वो रोजाना अपनी यूनिवर्सिटीज के छात्रों को सैटेलाइट लेक्चर दिया करते थे, जैसे फेयरफील्ड आयोवा की महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट। ये यूनिवर्सिटी बिजनेस लॉ और साइंस जैसे विषयों में डिग्री दिया करती थी। ये बात किसी विडंबना से कम नहीं कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले फिजिक्स के स्टूडेंट्स भी मानते थे कि वो उड़ सकते हैं। 3 दशकों में महर्षि ने न सिर्फ चेतना में बढ़ोतरी करने की कला सीखी, बल्कि धन की मात्रा बढ़ाने की कला भी सीखी। वो एक ऐसे ग्लोबल एम्पायर के मुखिया थे जिसके पास होटल्स, दुकानें, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, फैक्ट्रीज और बाकी रियल एस्टेट की भरमार थी। ये संपत्ति ऑस्ट्रेलिया समेत पूरी दुनिया में थी। महर्षि आध्यात्म की दुनिया के बिल गेट्स थे। उनकी नेटवर्थ $3.5 बिलियन थी। बाद के वर्षों में महर्षि अपनी प्रतिष्ठा गिर जाने के बावजूद खाली नहीं बैठे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के संसदीय चुनावों में अपने कैंडिडेट्स खड़े किए। द नेचुरल लॉ पार्टी ने कई सीटों पर चुनाव लड़ा। उन्होंने कुछ अनोखी नीतियां प्रस्तावित की, जैसे डिफेंस को लेकर नए आइडियाज। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कुछ मिलिट्री लीडर्स के सामने प्रस्ताव रखा कि मिलिट्री से 2 या 3% लोगों को चुनकर उन्हें पारलौकिक ध्यान और योगिक उड़ान सिखाया जाए। महर्षि के मुताबिक जब एक सैनिक योगिक उड़ान सीखता है तो वो उस क्षेत्र को जीवंत या उत्तेजित कर देता है, जिससे उस क्षेत्र में चेतना का प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसमें युद्ध रोकने की क्षमता होती है। 1968 में महर्षि ने घोषणा की कि वो अपनी पब्लिक गतिविधियां बंद करेंगे और उसकी जगह सिलिसबर्ग, स्विट्जरलैंड के अपने हेडक्वार्टर में टीएम टीचर्स की ट्रेनिंग करने पर फोकस रखेंगे। ये वही मुश्किल भरा साल था जब महर्षि के दिल्ली और जबलपुर के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे पड़े, जहां से कैश, गहने, शेयर्स और फिक्स्ड डिपॉजिट की कोई 50 लाख की रसीदें बरामद हुईं। 1968 में यह बहुत बड़ी रकम थी। कुल 2 लाख की तो विदेशी मुद्रा जब्त की गई। जब्त किए कागजात से इस बात का पता चल रहा था कि महर्षि के रिश्तेदार और खास अनुयायियों के नाम पर करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई थी। इसके अलावा बड़े बड़े खर्चों का भी जिक्र था। उसी साल एक ऐसी घटना हुई जिससे चीजें बिल्कुल काबू से बाहर हो गईं। आश्रम द्वारा आयुर्वेद को प्रमोट किया जाना कंट्रोवर्सी की चपेट में आ गया। लव कुमार चौबे नाम के एक 14 साल के स्टूडेंट की आश्रम में मौत हो गई। उसे गैस्ट्रिक दिक्कतें थीं और उसका इलाज आयुर्वेदिक डॉक्टर्स द्वारा किया जा रहा था। इंडियन टैक्स अथॉरिटीज के साथ समस्याओं के बाद महर्षि ने 1970 में अपना हेडक्वार्टर इटालियन रिजॉर्ट फुगी फोंटे में शिफ्ट किया। हालांकि सिलिसबर्ग वाला हेडक्वार्टर उन्होंने 1968 से 1990 तक चलाए रखा। इसे बाद में एक होटल में बदल दिया गया था। 1971 तक महर्षि 13 वर्ल्ड टूर कर चुके थे। उन्होंने 1972 में अपना वर्ल्ड प्लान अनाउंस किया। इस प्लान का उद्देश्य था दुनिया भर में 3600 पारलौकिक ध्यान सेंटर्स बनाना। किंगस्टन की क्वींस यूनिवर्सिटी में महर्षि ने पारलौकिक ध्यान ट्रेनिंग कोर्स आयोजित किया। इसमें अमेरिका और कनाडा से लगभग 1000 नौजवानों ने हिस्सा लिया। कोर्स की शुरुआत में महर्षि ने सभी सहभागियों को हेयर कट करने और टाई पहनने की सलाह दी ताकि वो और अच्छे दिख सकें। उन्होंने यूएस आर्मी को भी सलाह दी कि वो अपने सैनिकों के लिए पारलौकिक ध्यान का कोर्स करवाएं।
1970 से लेकर 1973 तक लगभग 10,000 लोगों ने वेदांत दर्शन की आधुनिक व्याख्या पर महर्षि के प्रायोजित व्याख्यानों में भाग लिया, जिसे साइंस ऑफ क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहा जाता था। 1971 और 1972 की सर्दियों में महर्षि एक टीचर्स कोर्स की अध्यक्षता करने स्पेन के मलोरका में थे। वहां इस कोर्स को एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनाने के एक मौलिक विचार ने जन्म लिया, जो आगे गहरा होता गया। अगले साल इटली के फियुग्गी में आयोजित एडवांस्ड पारलौकिक ध्यान टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में लगभग 2000 लोगों ने हिस्सा लिया। वो 2000 लोग महर्षि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी MIU के पहले छात्र बने। ये 1972 की बात है। फियुग्गी की उस व्याख्यान माला में महर्षि के टेप किए हुए लेक्चर्स, उनका लेखन जिसमें 33 चैप्टर थे, साइंस ऑफ क्रिएटिव इंटेलिजेंस का कोर्स जैसी चीजें शामिल थीं। अक्टूबर 1975 में महर्षि प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन के कवर पर छप गए। फिल्म डायरेक्टर डेविड लिंच के मुताबिक उन्होंने आध्यात्मिक उत्थान आंदोलन के लॉस एंजलिस सेंटर को आखिरी बार 1975 में विजिट किया था। डेविड के मुताबिक वहीं पर पहली बार वो महर्षि से मिले थे। डेविड लिंच ने 2005 में डेविड लिंच फाउंडेशन की स्थापना की, जो चेतना आधारित शिक्षा और विश्व शांति के लिए काम करता है। ये एक ग्लोबल चैरिटेबल फाउंडेशन है जिसके लॉस एंजलिस, फेयरफील्ड, आयोवा और न्यूयॉर्क में ऑफिसेज हैं। इसका मकसद पारलौकिक ध्यान पढ़ाने के लिए धन इकट्ठा करना है। उसके बाद महर्षि कुछ समय के लिए अपनी आलीशान कुटीर को छोड़कर दिल्ली की पॉश कॉलोनी गोल्फ लिंक्स में स्थित महिला ध्यान पीठ चले गए। भले ही आश्रम के अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि ये सब नॉर्मल गतिविधियां हैं, पर बहुतों को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। आश्रम की 10 फीट ऊंची दीवारें न सिर्फ कंटीले तारों से घिरी थीं, बल्कि मेन गेट पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम भी थे। दुर्भाग्यवश विवादों ने वहां भी महर्षि का पीछा नहीं छोड़ा। सबसे बड़ा विवाद तो उस जमीन पर था जिस पर आश्रम खड़ा था। ये तेजी से बढ़ते नोएडा के इर्द गिर्द एग्रीकल्चरल बॉर्डर के रूप में चिन्हित ग्रीन बेल्ट के बीचों बीच था। ग्रीन बेल्ट आधुनिक शहरी विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे सन 2000 तक 5 लाख लोगों के रहने और कई सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए डिजाइन किया गया था। महर्षि महेश योगी के बहुत से अनुयायी और ट्रस्ट्स 70 के दशक के उत्तरार्ध में यमुना और हिंडन नदियों के जंक्शन के पास की उपजाऊ बेल्ट में जमीन एक्वायर करने लगे। इस तरह उनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन हो गई। 1983 में सरकारी अधिकारी जागे। उन्होंने विशाल आश्रम बनने की गतिविधियां नोट की और उसे रोकने की मांग की। लोकल सरकार के बार बार आने वाले नोटिस का जवाब यही कहकर दिया जाता था कि कंस्ट्रक्शन रोक दिया जाएगा। इस तरह के नोटिसों और आश्वासनों की एक लंबी सीरीज के बाद सरकार ने जमीन अधिग्रहण करने की मांग की। आश्रम के अधिकारियों ने जवाब में भूमि उपयोग कानून से छूट देने की मांग करते हुए इलाहाबाद और लखनऊ कोर्ट में याचिकाएं दायर की। वहां पर वेदा लैंड नाम का कुछ बनाने की उनकी योजना थी। डिज्नीलैंड जैसे ज्यादातर थीम पार्क महज मनोरंजन के लिए होते हैं, लेकिन वेदा लैंड को शिक्षा, ज्ञान और मनोरंजन का मिला जुला स्वरूप होना था। फैसला आने तक सरकारी आदेश पर स्टे लग गया और इस तरह सवालिया निशानों से घिरे आश्रम के इस प्रोजेक्ट पर ब्रेक लग गया। महर्षि इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद महत्वाकांक्षी थे। वो इसे 220 करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट के रूप में देखते थे जहां एंट्री फीस 5 रुपए होती।
अध्यात्म को आकर्षक बनाने के इस प्रस्ताव में उन्हें भरोसा था। वो उम्मीद कर रहे थे कि दुनिया भर में अध्यात्म को फॉलो करने वाले लोगों में कम से कम 7,000 से लेकर 15,000 तक लोग रोज इस जगह को विजिट करेंगे। महर्षि ने आश्रम के लोगों को बताया था कि चेतना के उच्च स्तर पर रहना कैसा होता है। उन लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रूम बनाए थे। उदाहरण के लिए, ईश्वरीय चेतना के कमरे में विजिटर को आसमानी बोध होगा और वो देवी देवताओं को देखने में सक्षम होगा। विदेशियों से उम्मीद की जा रही थी कि वो पार्क के अलग अलग अट्रैक्शंस पर प्रति व्यक्ति 250 रुपए तक खर्च कर देंगे, जैसे कि एक नाव इंद्रधनुष की रोशनी और धुंध से निकलकर नीचे आ रही है। ये सब क्रिएट करने के लिए बेहतरीन कंप्यूटर ग्राफिक्स में लाखों डॉलर्स खर्च करने पड़ते। बहरहाल पैसा कोई समस्या थी ही नहीं। जाहिर है तब तक जब तक इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ गई। 1990 में महर्षि ने अपना हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड से हटाकर नेदरलैंड्स के व्लोद्रोप शहर के एक पूर्व फ्रांसिस्कन मठ में शिफ्ट कर दिया। 1992 में वो खुद वहां सेटल हो गए। व्लोद्रोप में उनके हेडक्वार्टर को मेरू के रूप में जाना जाने लगा, महर्षि यूरोपियन रिसर्च यूनिवर्सिटी। उनकी आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति 1991 में मास्ट्रिच नेदरलैंड्स में मानी जाती है। उस वक्त उनके असिस्टेंट्स में से एक थे दीपक चोपड़ा, जो आजकल काफी फेमस हैं। उन्होंने लिखा कि महर्षि 1991 में किडनी और पेनक्रियास के फेलियर के चलते गिर गए थे। उनके स्वास्थ्य लाभ में 1 साल लगे और उस दौरान दीपक उनके साथ ही थे। दीपक चोपड़ा ने 1994 के जनवरी महीने में इस आंदोलन से किनारा कर लिया। 1992 में व्लोद्रोप में सेटल होने से लेकर अपने गुजरने तक महर्षि जनता के साथ वीडियो और इंटरनेट के माध्यम से संपर्क करते रहे। उन्होंने वेदा विजन नाम का एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सैटेलाइट टीवी चैनल भी बनाया, जो 22 भाषाओं में कंटेंट ब्रॉडकास्ट करता था और 144 देशों में देखा जाता था। 2003 में डायरेक्टर डेविड लिंच ने महर्षि महेश योगी की तरफ से एक फंड रेजिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसका मकसद $1 बिलियन अमेरिकन डॉलर की धनराशि इकट्ठा करना था। यह पैसा एक बहुत विशाल आध्यात्मिक सेंटर को बनाने में इस्तेमाल किया जाता, जहां कम से कम 8,000 कुशल साधक साधना कर पाते। पारलौकिक ध्यान आंदोलन के धरती पर स्वर्ग वाले प्रोजेक्ट ने आने वाले सालों में कई अलग अलग रूप लिए, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने एक काम जरूर किया। अमेरिका भर में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी। भारत के एक छोटे से शहर की एक गन कैरेज फैक्ट्री से करियर शुरू करने वाले आदमी के लिए यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। 12 जनवरी 2008 को, यानी अपनी मृत्यु से 3 हफ्ते पहले, महर्षि ने घोषणा की कि वो पारलौकिक ध्यान आंदोलन के मुखिया का पद छोड़ रहे हैं और मौन की साधना करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो अपना बचा हुआ समय प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करने में बिताएंगे। महर्षि की मृत्यु 5 फरवरी को उनके व्लोद्रोप वाले घर में हुई। वो बेहद शांति से नींद में चल बसे। उस वक्त तक पूरी दुनिया में लगभग 1000 पारलौकिक ध्यान केंद्र स्थापित हो चुके थे। उनका अंतिम संस्कार उनके देश में हुआ। उन्हें राजकीय अंतिम संस्कार का सम्मान मिला क्योंकि वो अद्वैत वेदांत परंपरा के मान्यता प्राप्त गुरु थे। बीबीसी न्यूज ने अपने शोक संदेश में लिखा कि महर्षि के गुरु उनके लिए पारलौकिक ध्यान की परंपरा को जीवित रखने का काम सौंप कर गए थे।
पर बावजूद इसके कि महर्षि के मंत्रों की कट्टर हिंदुओं ने काफी आलोचना की, लेकिन अच्छी सेहत, तनाव से राहत और आध्यात्मिक ज्ञान के उनके वादों ने दुनिया भर के भक्तों को उनकी ओर आकर्षित किया। उनकी मौत के बाद पॉल मैकार्टनी ने कहा, भले ही उनके जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है, लेकिन मेरे लिए उनसे जुड़ी यादें हमेशा खुशनुमा रहेंगी। वो एक महान शख्स थे जिन्होंने दुनिया के लोगों और एकता के लिए अथक प्रयास किए। जब महर्षि ने सिखाना शुरू किया था, उनके 3 मकसद थे। भारत में आध्यात्मिक परंपरा को पुनर्जीवित करना, यह स्थापित करना कि ध्यान सिर्फ साधुओं के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है, और यह साबित करना कि वेदांत विज्ञान के अनुकूल है। महर्षि के दर्शन की मूल अवधारणा ये है कि हर किसी के भीतर ऊर्जा, ज्ञान और खुशी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी मेडिटेशन टेक्निक की सहजता ऐसी क्षमताएं विकसित करने का सरल रास्ता है। साथ ही महर्षि ने यह भी सिखाया कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सांसारिक गतिविधियां त्यागने की जरूरत नहीं है। महर्षि की हमेशा हंसते रहने की आदत ने उन्हें हंसने वाला गुरु का निकनेम दिया था। ये गुरु एक शांति प्रिय हिप्पी होने के साथ साथ एक कठोर पूंजीपति भी निकला। लेकिन महर्षि को इस बात का श्रेय देना ही होगा कि उन्होंने भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा को दुनिया भर में पहुंचाया और उसे एक आसान टेक्निक के माध्यम से एक बड़े तबके के लिए उपलब्ध कराया। न्यूज़ वीक ने उन्हें न्यूरोसाइंस की एक नई विधा लॉन्च करने का श्रेय दिया है। अभी आपने सुनी महर्षि महेश योगी, आध्यात्मिक उड़ान सिखाने वाला गुरु, बाबला कोछड़ की आवाज में। ये स्टोरी टेल की 2021 की प्रस्तुति है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए और इसी तरह की और कहानियों तथा किताबों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन।